नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि वीरांगना और शहीद के बच्चे इन दोनों को ही मिले उनका हक। कहने का मतलब ये है, अभी जो एक राजस्थान में मुद्दा चल रहा है कि जो शहीद की पत्नियां हैं या वीरांगना जिनको कहा जा रहा है, तो अगर जो सरकारी नौकरी या उससे संबंधित और कुछ प्रावधान है या जो कुछ भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता या कुछ लाभ जो भी है, वो केवल या तो वीरांगना को मिले या फिर शहीद के बच्चों को ही मिले, ऐसा सरकार का रुख है। और कुछ वीरांगनाओं ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कहा कि उनका जो रुख है यानी राज्य सरकार का जो रुख है वो एकदम सही है, यानी कि सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सहायता राशि या सरकारी नौकरी या अन्य तरह के जो भी प्रावधान है वो केवल इन दो को ही दिए जाएं तो ज़्यादा सही है, बजाय कि किसी अन्य परिजन के। यहाँ आगे चलते हैं तो अगली जो योजना थी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसके लिए अब सरकार ने 14,200 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस बार के बजट में यानी कि 2023-24 के बजट में 13,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया था। यानी कि जब घोषणा की गई थी विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा ये की गई कि 13,000 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए दिए जाएंगे। लेकिन अब जब फाइनल मंजूरी दी गई है तो कितने, इसको और बढ़ाकर 14,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इधर है आतंकी हमले के शहीदों को भी कारगिल पैकेज, और यहाँ मुख्यमंत्री की खाद्य उत्पादों को बेहतर मार्केटिंग के लिए स्वीकृति दी गई और 50 खाद्य संस्थाएं आधुनिक की जाएंगी। अगले पेज पर चित्तौड़गढ़ से न्यूज क्या, 282 विद्यालयों में निर्माण मरम्मत कार्य होंगे। और यहाँ हमारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को राष्ट्रीय सम्मान, ये आप एक इमेज भी देख पा रहे हैं, ये उसी पुरस्कार की इमेज है 2022 के लिए। कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्कॉच अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। कौन सी योजना को? तो राजस्थान सरकार की पालनहार योजना को। पालनहार योजना को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। इसके अलावा दो अन्य योजनाएं जैसे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इनको मिला स्कॉच सिल्वर अवार्ड। इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं जिनको कुछ सर्टिफिकेट मिला। तो ये वाली जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस न्यूज़ को आज देखने वाले हैं। और यहाँ श्री राम लोभाया समिति का कार्यकाल अब 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। काम की चीज़ ये है कि ये पूछा जाता है कि इस समिति का जो उद्देश्य था, यानी कि काम क्या था, किस पर्पज के लिए समिति गठित की गई थी। तो इस समिति का काम था कि नए जिलों के निर्माण की जो लगातार मांग उठ रही है राजस्थान में, तो इस समिति का काम यह है कि वो अध्ययन करे कि कहाँ नए जिलों की ज़रूरत है या कहाँ नहीं है, या कहाँ जो मांग है वो अनावश्यक है। इस तरह की जो भी सारी जानकारी है उसकी रिपोर्ट सरकार को देनी थी। पहले इसकी डेट रखी गई थी कब? 13 मार्च 2023, यानी कि कल ये समाप्त होने वाला था जो इसका कार्यकाल था। अब इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आगे अगले पेज पर अमृतसर वैष्णो देवी के लिए वरिष्ठ नागरिक जो रवाना हुए, यानी कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत ट्रेन रवाना हुई है। कहाँ के लिए? वैष्णो देवी और अमृतसर के लिए। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में प्रथम। कल परसों भी हमने इस न्यूज़ को देखा था, जो हमारा साप्ताहिक विशेषांक था उसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव आयोजित होने वाला है, जो कहाँ? राजस्थान के जयपुर में भी दुर्गापुरा में, और यहाँ डूंगरपुर में अब जॉब फेयर आयोजित होगा कब? 17 मार्च को। और ये राजस्थान बजट से संबंधित एक जानकारी, जिसमें अब गैस सिलेंडर 500 रुपये कुछ खास वर्गों को, यानी कि कुछ 76 लाख जो चयनित परिवार हैं उनको दिया जाएगा। तो बजट के बारे में कहा जा रहा है कैसा है? बचत, राहत और बढ़त वाला। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कौन कौन सी जानकारियां हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कुल 5 ऐसी न्यूज़ हैं। सबसे पहली, ERCP को 14,200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। राज्य की योजनाओं को राष्ट्रीय सम्मान, कौन सी योजना को कौन सा पुरस्कार मिला, वो वाली बात। राम लोभाया समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया? 6 महीने। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कार्यकाल अब कब तक है, नई डेट पूछ ली जाती है, या कई बार उद्देश्य पूछ लिया जाता है समिति का। फिर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव, और उसके बाद लास्ट में मेगा जॉब फेयर, कौन सा वाला? डूंगरपुर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ERCP। अभी हमने इसको कल या शायद परसों की क्लास में पढ़ा था पूरे डिटेल में। ERCP प्रोजेक्ट क्या है, तो जो 13 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, वो 13 जिले कौन कौन से 4 संभाग में हैं, कैसे ये सारा बनाया जाएगा प्रोजेक्ट, कहाँ की नदियाँ और उनसे पानी कहाँ को सप्लाई किया जाएगा। कहने का मतलब जो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ऐसी नदियाँ जहाँ वाटर सरप्लस है, यानी कि उनकी आवश्यकताओं के बाद भी पानी बचा रह जाता है, उस पानी को उधर पहुँचाना, यानी कि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से इधर पूर्वी राजस्थान की ओर उन जिलों में पानी को पहुँचाना जहाँ पानी की कमी है। इसके लिए प्रोजेक्ट लाया गया
ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अब इस परियोजना में लगातार एक विवाद चल रहा है, विवाद ना कह के उसको एक राजनीतिक खींचतान कह सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार चाह रही है कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे। इसके लिए कारण ये है कि अगर ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो इसकी जो लागत का 90% खर्च है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब केंद्र सरकार शायद कुछ और सोच के इसको प्लानिंग को अभी रोक रही है या डिले कर रही है। इस वजह से लगातार एक खींचतान का मुद्दा बना हुआ है, चर्चा में है और हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो चीज़ चाहे अच्छे कारण से चाहे खराब कारण से चर्चा में रहती है तो पूछे जाने की संभावना होती है। अब इस परियोजना को कुल लागत इसकी शायद 40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। जब शुरुआत की गई थी तब कहा गया था कि इसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए रहने वाली है, लेकिन फाइनल जो होगा लागत होगी वो 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच सकती है। अब राज्य सरकार ने अपने खर्चे से कितने 14,200 करोड़ रुपए मंजूर किए। जब बजट में घोषणा की गई थी 2023-24 में, तब इसके विभिन्न कार्यों के लिए 13,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी। और अब अभी मुख्यमंत्री द्वारा इस घोषणा से भी बढ़कर यानी 13,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बढ़ाकर 14,200 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए मंजूर किए हैं। अब ये कैसे कैसे खर्च होंगे, यह परियोजना तो बहुत बड़ी है। ये 14,200 करोड़ रुपए इसमें से कहाँ लगाए जाएंगे, तो ये लगाए जाएंगे इस राशि से नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक परियोजना और उसके साथ ही जो निर्माणाधीन नवरेरा बैराज है या ईसरदा बैराज है, इसके बाद रामगढ़ और महलपुर बैराज है, इनका निर्माण इससे होगा। यानी कि ये जो राशि है इससे ये पूरी परियोजना संचालित होने वाली नहीं है। इस परियोजना का कुछ एक जो हिस्सा है, अलग अलग जो छोटे छोटे बैराज बनाए जा रहे हैं इस परियोजना के, तो उनसे यानी कि इन रुपयों से उन बैराज का निर्माण किया जाएगा। कौन कौन से बैराज हैं उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। अगली जानकारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की। अगर बात करें तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यही है कि राज्य की योजनाओं को राष्ट्रीय सम्मान, कौन सी योजनाओं को कौन सा सम्मान मिला। तो आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कॉच अवार्ड डिजिटल श्रेणी में राजस्थान को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए। कौन कौन से 2, एक तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड और एक स्कॉच सिल्वर अवार्ड। स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला, तो राज्य सरकार की पालनहार योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। और स्कॉच सिल्वर ये अवार्ड मिला राजस्थान की 2 योजनाओं को। कौन कौन सी, एक है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और दूसरी है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। तो इस तरह से 2 अवार्ड राजस्थान को मिले, एक मिला स्कॉच गोल्ड, दूसरा मिला स्कॉच सिल्वर। स्कॉच सिल्वर 2 योजनाओं को मिला, मुख्यमंत्री कन्यादान और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इसके बाद 2 योजनाओं को तो यानी कि एक को मिला स्कॉच गोल्ड, 2 को मिला स्कॉच सिल्वर। इसके अलावा 3 योजनाएं ऐसी भी हैं जिनको क्या मिला, एक सर्टिफिकेट। कौन सा, ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन। ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन कौन कौन सी 3 योजनाओं को, एक है कोरोना सहायता योजना, दूसरी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और तीसरी है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। यानी कई बार ऐसा होता है जैसे कि क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, यहाँ तक 3 प्राइज दे दिए जाते हैं। फिर उसके अलावा जैसे किसी जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनको भी एक संतुष्टि के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, यानी कि जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसी और 3 योजनाएं हैं जिनको सर्टिफिकेट दिया गया है। कौन सा, ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन। कौन कौन सी 3 योजनाओं को, कोरोना सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये सभी योजनाएं कौन से विभाग द्वारा संचालित हैं, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित। अगली जानकारी, राम लोभाया समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो यही यह संदर्भ में लिखा हुआ है कि ये समिति पहले तो गठित किस लिए की गई थी, तो नए जिलों के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए ये समिति गठित की गई थी कि नए जिले बनाए जाने चाहिए या नहीं, यानी कि कौन से क्षेत्र की मांग जायज है या नहीं है, या कौन से क्षेत्र की मांग केवल राजनीति से प्रेरित है, या जो भी समिति को सुझाव देने हैं किसके संबंध में, कि नए जिलों के संबंध में। वो सरकार को इनको देने थे, पहले कब तक देने थे, 21 मार्च 2022 तक, नहीं 21 मार्च 2022 को समिति का हुआ था गठन। और देने कब तक थे सुझाव, तो वो देने थे 13 मार्च 2023 तक। तो 13 मार्च यानी कि कल इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, अब जिसको 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो ये समिति के संबंध में जानकारी जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समिति का उद्देश्य क्या है, राज्य सरकार को नए जिलों के गठन के संबंध में सुझाव देना। कार्यकाल कब समाप्त होने वाला था, 13 मार्च 2023। अब जिसको बढ़ाकर 6 महीने और बढ़ाकर अब यानी कि मार्च के बाद आगामी 6 महीने और तो सितंबर तक इसका कार्यकाल हो गया है। अगली जानकारी है राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव, जो कब आयोजित होने वाला है, 13 और 14
मार्च 2023। आप में से अगर कुछ लोग नहीं जानते हो कि मिलेट्स का मतलब क्या होता है, मिलेट्स का मतलब होता है मोटे अनाज। अब मोटे अनाज क्या होते हैं? केवल एक बाजरा ही नहीं, बाजरा इनमें सबसे प्रमुख है, लेकिन बाजरे के अलावा भी कई सारे ऐसे अनाज हैं जो मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा। इसके अलावा और भी कई सारे अनाज हैं, इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है मिलेट्स। अब मिलेट्स कॉन्क्लेव आयोजित क्यों किया जा रहा है? कोई कारण तो होगा कि अचानक से गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि मोटे अनाजों को लेके कुछ अब जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष या इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर। अब इसके लिए जो भारत सरकार है वो भी मोटे अनाज को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रोत्साहित करने का कारण क्या है? क्योंकि इसको एक तरह से सुपर फूड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। सुपर फूड वो होता है जिसमें भोजन के अधिकतम गुण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी गुण हो। तो मोटे अनाज में गेहूं की बजाय बहुत ज़्यादा लाभकारी गुण होते हैं, ताकि भारत में जो कुपोषण की समस्या है उसको दूर किया जा सके। भारत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के ही लगभग ज़्यादातर जो देश हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। भारत के जो देश हैं, एशिया के बहुत सारे गरीब देश हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। तो ऐसे जो देश जो कुपोषण के शिकार हैं, तो ये जो मोटे अनाज हैं ये सस्ते भी हैं और पौष्टिक भी ज़्यादा हैं। इसलिए भारत सरकार भी चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि कुपोषण को दूर करने के लिए मोटे अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। इसी उद्देश्य के लिए 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया। इसी के लिए भारत सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। और ये कब है? 13 और 14 मार्च 2023। अब अगर मोटे अनाज की बात होगी और राजस्थान में इसका आयोजन ना हो तो ऐसी तो बात ही फिर बेमानी होगी, क्योंकि मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन ही राजस्थान में होता है। बाजरे में राजस्थान नंबर 1 है, ज्वार में राजस्थान नंबर 3 पर है। इसके अलावा बाकी जो मोटे अनाज हैं, मक्का वगैरह और भी बहुत सारे, इनमें भी राजस्थान का मेजर रोल है उत्पादन में। तो इसीलिए ये राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हो रहा है? राजस्थान के दुर्गापुरा, जयपुर में। अन्य जानकारी क्या क्या? राजस्थान बाजरे के बुवाई क्षेत्र में और उत्पादन क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। बाजरा बुवाई जितना भी होता है, यानी कि बाजरा बुवाई जितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर होता है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? लगभग 57%। और उत्पादन राजस्थान में लगभग कितना है? तो लगभग 42%, क्योंकि 41.71। देश में ज्वार की बुवाई क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है। बाजरे में फर्स्ट और ज्वार में थर्ड। गौरतलब है कि वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जैसा मैंने शुरू में कहा। और राज्य में मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए राज्य बजट वर्ष 2022-23 में घोषणा की गई थी। किसके लिए? कि राजस्थान मिलेट्स मिशन एक शुरू किया जाए, यानी कि मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन की घोषणा की गई। कब? राज्य के बजट 2022-23 में। और अब कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कब? वो है 2023-24 में। इसके बाद मेगा जॉब फेयर डूंगरपुर। जॉब फेयर से क्वेश्चन आ रहा है, अभी अभी आया ही है, पता ही है आपको, जो ग्रेड 3 वाले एग्जाम में पूछा गया। कब आयोजित होने वाला है डूंगरपुर में? तो 17 मार्च 2023 को। डूंगरपुर में कहाँ पर होगा? तो श्री भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में इसका आयोजन होगा। और जॉब फेयर में हो क्या रहा है? जॉब फेयर में जॉब दी जा रही है। विभिन्न जो योग्यताधारी हैं उनको उनकी योग्यता के हिसाब से उनको जॉब दी जा रही है, यानी कि इसमें कक्षा 10वीं से लेकर MBA या M.Tech पास आउट जो भी हैं उन सभी को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब दी जाएगी। अब यहाँ 10वीं से लेकर का मतलब ये नहीं है कि 10th क्लास के बच्चे को जॉब दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिसकी योग्यता ही 10th पास है केवल, उसके आगे उसने पढ़ाई नहीं की, उसको भी कंसिडर किया जाएगा जॉब के लिए। और MBA M.Tech तक जैसी उच्च स्तरीय जो डिग्रियाँ हैं जिनके पास, उन लोगों को भी कंसिडर किया जाएगा। ये एक दिवसीय जॉब फेयर होगा जिसमें निजी क्षेत्र की 30 से अधिक कंपनियां भाग लेने वाली हैं। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है? राजस्थान की किस सामाजिक सुरक्षा योजना को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? केवल स्कॉच अवार्ड की बात की जाए तो स्कॉच में तो गोल्ड और सिल्वर दोनों आते हैं। आपसे पूछा गया है स्कॉच गोल्ड। ऑप्शन है आपके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, कोरोना सहायता योजना या फिर पालनहार योजना। तो इसका क्या होगा उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।